बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ैर, आपको PSL स्पोर्ट्स ऑन स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहता हूं जी। नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला कल एक और देखने को आया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो जैसे हमने शुरू में कहा, ये एक ऐसी साइड नज़र आ रही है जिस तरह वो PSL लास्ट टाइम जीते थे, इसी तरह वो हर मैच को ज़बरदस्त से ज़बरदस्त खेलते चले जा रहे हैं। चाहे हम डिपार्टमेंट की बात करें, हर डिपार्टमेंट की बैटिंग की बात करते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं, इवन कैचिंग की बात करें, तो हर बॉक्सेस को वो टिक कर रहे हैं। और एक दफ़ा फिर उन्होंने मुल्तान सुल्तान को 47 रन से शिकस्त दी। ये ओबियसली उनके इस जर्नी की बात करें, इस PSL की बात करें, और कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि शादाब को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह की वो कैप्टनसी करते चले जा रहे हैं। ये भी उनको अप्रिशिएट करना बनता है। वुमेन क्रिकेट के हवाले से बात करें जी, तो बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ पाकिस्तानी नेशन के लिए कि वुमेन ने अपने तीनों मैच जीत के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इसी साल ये भारत में खेला जाएगा। इस पे भी हम बात करेंगे। और फर्दर ये कि आज आप लोगों से जिस तरह हमने कल बात की थी, हमारी स्क्रीन पे नंबर मेंशन किया जा रहा होगा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन उमर अकमल से पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर पूछिए, आपके नाम के साथ हम शो में आपके क्वेश्चन को शामिल करेंगे। इस पर डिस्कशन करते हैं जी। हमारे साथ जो शो में मौजूद है वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उमर भाई, पहले वुमेन क्रिकेट की बात कर लें। ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, तीनों कंसेक्टिव मैच जीते और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर ली, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि वुमेन टीम ने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए। और उससे बड़ी बात यह है कि मैं जितनी भी वुमेंस गर्ल्स हैं या कोई भी है, उनकी फैमिलीज़ को मैं मुबारक देता हूं कि उन्होंने उनको बैक किया, उनको परमिशन दी है खेलने की। क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में और हमारी जो आप कह सकते हैं जो हमारा कल्चर है उसमें वो इतना वो नहीं सपोर्ट करते, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। इस टाइम पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह ऊपर हुआ है, वुमेंस में भी नो डाउट, बॉयज़ में तो है ही, अब लड़कियों में भी हुआ है। और मेरी बेस्ट विशेस लड़कियों के साथ है। और उसके बाद मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा कि जितना वो पैसा बॉयज़ को दे रहे हैं, अगर उससे आधा भी लड़कियों को देंगे तो उनकी फैमिलीज़ उनको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। जाहिर सी बात है, हम भी बॉयज़ जब खेल रहे थे, हम नीचे से ऊपर हैं, हमारे पास भी कुछ नहीं था। तो इस तरह कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता, उनकी फैमिलीज़ इस वजह से उनको नहीं खेलने देती, या अंडर 19 है या कुछ भी है, तो वो कहते हैं कि इतने पैसे नहीं है, हमने क्या करना है। तो अगर थोड़ा सा पैसा अगर लड़कियों की तरफ भी वो लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लड़कियों में भी एक जज्बा पैदा होगा। और ये जो चीज़ थी कि अब ICC ने भी जो प्राइस मनी है वो मेन के इक्वल कर दी है, जो मेन क्रिकेटर्स को मिलती है समहाउ मैच फीस वगैरह, वो उन्हीं इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और PCB ने भी इनकी जो अकोमोडेशन की बात करते हैं, इनकी ट्रैवलिंग करते हैं, तो समहाउ वो इक्वलेंट कर दिया गया है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ताकि जो आपने बात की कि बच्चियाँ इसकी तरफ रुझान रखें। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर PSL के वाले से बात करें तो जो शादाब और उसकी टीम है वो अब देख रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मुल्तान सुल्तान का अगर हम पास्ट में कैरियर देखते हैं, जो उनका हिस्ट्री देखते हैं, हमेशा से सबसे टॉप पे रहे हैं वो स्टैट्स के अंदर। फाइनल को अगर आप छोड़ भी दिया जाए, फाइनल हमेशा हार रहे हैं वो लास्ट 4 ईयर से। बट इस दफ़ा कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। आपकी नज़र में क्या बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान स्ट्रगल कर रहा है? देखें, जैसे हमने बोला था, मैंने बोला था, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया, लोगों के साथ शेयर किया कि जब बड़ा मैच होता है ना, तो बड़े मैच में दोनों टीमें प्रेशराइज होती हैं। अगर कोई टॉस जीतता है, विकेट देखता है, जैसी भी हो विकेट, उसको वो देखता है कि वो कहता है कि यार पहले बारी हम लोग करेंगे। जैसे मैं बड़े कप्तानों के साथ खेला हूँ, वो एक क्लियर मैसेज दे देते थे कि भाई टॉस जीतेंगे पहले बारी करेंगे। अगर वो कंफ्यूज होते थे, वो कहते थे कि यार टॉस पे छोड़ देते हैं, जो होना वो टॉस पे देखा जाएगा। अब मुझे जीता था कल। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि रिजवान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्यों की है। अगर उसको ये पता होता कि भाई शायद वो लास्ट मैच जो था कराची किंग के अगेंस्ट, उनके खिलाफ नहीं, वो कराची हो गया। वो कराची में था, ये इस्लामाबाद में था, लेकिन क्योंकि दोनों टीमें बड़ी थी, अगर रिजवान को ये अगर चाहता तो रिजवान, देखें उसका अपना एक प्लान है, हर कप्तान का, कोच का और प्लेयरों का, खैर प्लेयर तो मैं गलत कह रहा हूँ, कोच का और कप्तान का एक प्लान होता है जो उन्होंने प्लेयरों को एक डिलीवर करना होता है और प्लेयर ने वैसा रिएक्ट करना होता है। अगर रिजवान अगर पहले बारी करता तो शायद अगर रिजवान 200 प्लस करता तो शायद इस्लामाबाद को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। लेकिन क्या था कि उन्होंने बारी उनको दी, उन्होंने 200 किया, ऊपर से वो आउट हुए, उसके बाद उनसे कम बैक हुआ ही नहीं गया। अच्छा, ये डेविड विली का और जॉर्डन की अगर बात करते हैं, इन्होंने इनकी परफॉर्मेंस में बड़ा खास एक रोल रहा है। और हमेशा से हम देखते हैं
ये विकेट टेकर भी थे, फिर डेथ ओवर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते थे। बट दोनों की शायद एज का डिक्लाइन है, अब कैरियर के उस स्टेज के अंदर है, टीम में मेन टीम में भी नहीं अब खेलते। तो आपको लगता है कि ये इनकी दोनों की परफॉर्मेंस इनकी बॉलिंग के अंदर प्रॉब्लमेटिक पार्ट बन रही है, क्योंकि हर मैच में इनके अगेंस्ट 200 हो रहा है? क्या है, ये भी मेरी तरह 34 साल से बड़े हैं? ऑलमोस्ट ही हो चुके हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इस तरह अगर इनकी एज बढ़ रही है, अगर ये फास्ट बॉलर हैं, क्योंकि ये इतने प्रोफेशनल हैं, ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अगर ये इनकी एज ऐसी हो गई है तो इनको चाहिए कि ये सिलेक्टिव लीगें खेलें, हर लीग ना खेलें। जैसे ये हर लीग में मैं इनको देखता हूँ ये खेलते हुए आ रहे हैं। इनको चाहिए कि जो नाम वाली लीगें हैं, ये T10 अगर इन्होंने खेलें, क्योंकि हर समझ लेंगे हर साल ये 3 से 4 लीगें T10 खेलते हैं। देखने में भी बहुत इजी होता है कि भाई T10 बहुत इजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जान उसमें लगती है T10 में, फिर उसके बाद T20 में लगती है। तो ये T20 की मेरा ख्याल है कि साल में 2 से 3 लीगें खेलें तो बेस्ट है। T10 खेलते रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कोई भी लीग नहीं छोड़ रहे, इसमें इनको नुकसान होगा। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं, बॉलिंग के एरियाज की बात करते हैं तो 6-7 बॉलिंग ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा है। बैटिंग की बात करते हैं तो 9वें-10वें तक नंबर तक इनके पास बैटिंग की स्ट्रेंथ होती है। अभी तक हमने देखा माद की बारी भी नहीं आई, जो लास्ट PSL में सबसे बेस्ट उनके प्लेयर हैं एज इन अ बैटर। तो ये और हैदर अली की जो बात हमने की कि किस तरह हो सकता है कि हैदर अली प्लेइंग 11 में नहीं आ रहा, बट जैसे सलमान अली की जगह वो आए हैं कल और उन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली, तो उस परफॉर्मेंस पे क्या? देखिए, हैदर को एक उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि भाई हमें आपसे एक पॉजिटिव क्रिकेट चाहिए। सलमान अली आगा आके टाइम ले रहा है, ये अब शादाब को और उनके कोचिंग स्टाफ को सोचना चाहिए कि नो डाउट सलमान अली आगा एक अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान टीम का कप्तान भी है T20 का, लेकिन वो समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है। लेकिन वनडे और टेस्ट मैच का वो बेस्ट प्लेयर है, लेकिन T20 में वो टाइम लेता है। जिस नंबर पे आपने अगर सलमान अली आगा को खिलाना है तो फिर आप उसको एक क्लियर मैसेज दे दें कि भाई हमें तुम्हारा स्ट्राइक रेट 180 प्लस चाहिए या 170 प्लस चाहिए, चाहे सिचुएशन जैसी मर्जी है। अगर ऊपर से आउट हो गए तो फिर आप ठीक है भाई, आप टाइम ले सकते हो। अगर आपके आउट नहीं हुए, क्या सलमान अली आगा आके उस तरह की बैटिंग कर सकता है 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से? मेरा नहीं ख्याल वो कर सकता। कोशिश तो वैसे भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आई है वैसे, लेकिन देखिए कुछ भी है, आते वो नहीं अटैक कर सकता। लेकिन हैदर अली को मैं इसलिए प्रेफर करूंगा कि वो जैसी मर्जी सिचुएशन हो, अगर वो जल्दी, पहली बात है कि इस्लामाबाद की जैसे बैटिंग चल रही है, सर्कल के बाद उसकी बारी आनी है या 10 ओवरों के बाद उसकी बारी आनी है, अगर वो हैदर अली को खिलाते हैं तो इस्लामाबाद को इस चीज़ का बहुत बड़ा एज होगा, क्योंकि वो अपना स्ट्राइक रेट कभी भी नीचे नहीं आने देते। वो थ्रू आउट जितनी देर वो विकेट में रहते हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, और इससे इस्लामाबाद को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला है, कि उनके कोच पे और उनके कप्तान पे, कि दोनों में से उन्होंने किसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना है। तो आप ये हैदर अली की जो बात करते हैं, ये लास्ट 3-4 ईयर की हम बात करें अगर PSL की, तो शायद एक ही बैटर प्रोड्यूस की है PSL ने, वो हैदर अली है। पहले ज़ल्मी से खेल रहे थे, अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में है। तो हैदर अली का इन और आउट भी बहुत देखा टीम में, 2-3 दफ़ा टीम में सिलेक्शन हुई है, फिर ये बाहर हो गए। आपके ख्याल में ये लड़का डिजर्व करता है क्या टीम में? और अगर आता है, और जो प्रॉब्लम टीम के साथ हो रही है, साहबजादा फरहान से मैं उससे रिलेट इसलिए करना चाह रहा हूँ, अब वो रन्स के भरमार कर रहा है। कल भी हमने देखा बड़ी शानदार उन्होंने हाफ सेंचुरी की। वो पहले सेलेक्ट किया जाता है, न्यूजीलैंड भेजा जाता है, 6-7वें नंबर पे उनको बैटिंग कराई जाती है। तो अब इन दोनों का ज़रा आप एक्सप्लेन करें कि टीम में बनती है और किस नंबर पे खिलाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हैदर अली को PSL ने नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, हैदर अली को फर्स्ट क्लास क्रिकेट ने करवाया, मतलब अंडर 19 ने करवाया, अंडर 19 ने करवाया। उसके बाद PSL में आया, PSL में उसने उस तरह का परफॉर्म नहीं किया पेशावर ज़ल्मी से। नहीं, पहले 1-2 सीजन बहुत किया था उसने, जब वो उसके बाद वो बाहर हुआ, फिर इस्लामाबाद ने उसको पिक किया, इस्लामाबाद की तरफ से उसने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद आप ये देखें कि वो पाकिस्तान टीम में गया, पाकिस्तान टीम में उसको किस नंबर पे खिलाया गया, उसने उस तरह का नहीं डिलीवर किया। ठीक है, वो दोबारा फिर PSL में उसने फिर परफॉर्म किया, फिर इसी तरह साहबजादा फरहान ने जी। आप ये देखें, अब जैसे यहाँ पे आपको पता है साहबजादा फरहान किस नंबर पे खेल रहा है, आप मुझे खुद बताएं। एज ए ओपनर है जी। हाँ जी, ठीक है, डोमेस्टिक में भी एज ए ओपनर खेल रहा है। भाई तो भाई खुदा के लिए, जो बंदा जिस नंबर पे परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको उस नंबर पे खिलाओ। आप अगर एक ओपनर को नंबर 6 नंबर 7 पे खिलाओगे तो यार उसके साथ ज्यादती होगी। न्यूजीलैंड में चाहे न्यूजीलैंड है चाहे
जहां पे मर्जी है भाई, टीम के साथ भी ज्यादती होगी और उसके साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती होगी। क्यों? कि वो पिछले कुछ अरसे से या कुछ साल से वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। तो भाई आप बाकी लड़कों को क्या मैसेज देंगे? सिंपल सी आप मैसेज देंगे कि जो मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म कर रहा होगा वो तो अब दीवारों में सर मारेगा ना कि यार मैं मिडिल ऑर्डर नहीं है पाकिस्तान टीम में, मैंने इतना स्कोर किया है। ये एज ए ओपनर लेके जाते हैं, किसी को वहां पे मिडिल ऑर्डर खिला देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि भाई जो बंदा जहां पे परफॉर्म कर रहा है उसको वहां पे कराएं। अब हैदर को नंबर 4 पे वो परफॉर्म कर रहा है, आपके पाकिस्तान टीम में नंबर 4 पे कोई खेलने वाला नहीं है जो इस तरह का स्ट्राइक रेट खेले, तो भाई आप हैदर को क्यों नहीं यूज कर सकते आप? ठीक है, कुछ भी मैं जैसे बोलता हूं, अब हमारे यहाँ पे एक बहुत ही, मैं कहना नहीं चाह रहा, वो वाला वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, इतना वो कह लें कि अजीब सा कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है कि जी फिट होना चाहिए लड़का। अगर फिट है तो भाई वो आजकल माशाल्लाह वो रैंप पे ना वो मॉडल चल रहे हैं, वो भी माशाल्लाह उनके 6 पैक्स हैं, सारा कुछ है, उनको किट पहना के उनको ग्राउंड में उतार दो तो वो ज्यादा बेस्ट है। भाई ग्राउंड की फिटनेस देखो, आप ग्राउंड में देखो कि भाई कौन सा लड़का फिट है। जो हमारे कप्तान आजकल बोलते हैं ना कि भाई 30 से 35 ओवरों के बाद एनर्जी नीचे चली जाती है, तो भाई उसको कैसे फिल करना है? आप उन लड़कों को पकड़े ना कि जो ग्राउंड में फिट होते हैं। अच्छा, ये जब क्राइटेरिया दुनिया की हर स्पोर्ट में है, क्रिकेट में भी इंट्रोड्यूस किया गया लास्ट 6-7 ईयर में जी, लड़का फिट होगा, जो टेस्ट आया, इस तरह के डिफरेंट टेस्ट आए, ये करेंगे तो फिर आप टीम में आते। तो ये क्या बेहतर नहीं है स्पोर्ट के लिए? आपको लगता है कि इससे नुकसान हुआ है? देखिए पूरी दुनिया में ये फिटनेस टेस्ट आया है, लेकिन इस फिटनेस पे उस लड़के को बाहर नहीं निकाला जाता टीम से। ये मैं आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, आप चाहे जिससे मर्जी पूछ सकते हैं, उसको बाहर नहीं करते। रोहित शर्मा हम देख रहे हैं, देखें उसका जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें से उसके पैसे काट लिए जाते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूं, आप जिससे मर्जी पूछ सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो उसको बाहर नहीं निकालते कि भाई तुम्हारी फिटनेस नहीं है, तुम्हारा कैरियर खत्म है, तुम जाओ। हाँ, उसको टीम में रखते हैं, परफॉर्म लेते हैं, उसे जो उसको मंथली मिलती है उसमें से पैसे काटते रहते हैं। ये हमारे पाकिस्तान में नहीं है। हमारे पाकिस्तान में क्या है जी, लड़का फिट होना चाहिए। नहीं तो आपने फिटनेस की बात की, तो फिर आजम खान की क्यों ना बात करें? सबसे फिट प्लेयर नजर आते हैं, तो आजम खान के लिए क्राइटेरिया नहीं फिर आपके ख्याल में बन रही है? मैं मेरा ख्याल है कि मैं वाहिद प्लेयर हूं, आपको भी पता है और हमारे पूरे पाकिस्तान के मीडिया को पता है, और माशाल्लाह जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं सिवाय चेयरमैन साहब के, कि मैं वाहिद बंदा हूं जिसने बात की थी कि भाई रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए एक होने चाहिए। वो ये नहीं है कि जी उसके जी वो चाचे का लड़का है जी, उसके जी पुफे का लड़का है, उसका कजन है, उसका ये है, उसका ये, उसको एज देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं भाई, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए एक होने चाहिए। नहीं तो चेयरमैन साहब की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर मैं कहता हूँ कि बनती है कि वो ये सबको नीचे क्रॉस द बोर्ड ये मैसेज पास करें कि ये किसी के साथ इस तरह के ज्यादती ना हो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन के हवाले से बात करते हैं आज, क्योंकि मैच नहीं है, रेस्ट डे है, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन शामिल करें। हुसैन ज़हीर ने एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है जी। उसने कहा जी टीम में आने के लिए स्किल लेवल ज़रूरी है, फिटनेस लेवल ज़रूरी है, या सुसर का बड़ा क्रिकेटर होना ज़रूरी है? वाह वाह वाह, या बोर्ड में होना ज़रूरी शायद ये करें। देखिए किसने पूछा? हुसैन ज़हीर ने। अच्छा, हुसैन ज़हीर साहब से तो मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जो उन्होंने बात की है ना, जब मैं टीम में आया था ना उस वक्त मेरे वो सुसर नहीं थे। अच्छा। वो चीफ सेलेक्टर थे, और जब मैंने टूर किए हैं, मैंने वर्ल्ड कप खेले, उसके बाद नहीं वो शायद अभी के सूरत हाल में भी बात नहीं, मुझे पता है वो क्यों बोल रहे हैं। और आपने भी ये क्वेश्चन क्यों ऐड किया है? नहीं क्वेश्चन तो हमने सारे ऐड करने जो आएगा। नहीं मुझे भी पता है, लेकिन अल्लाह पाक मेरे सुसर को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन जी। देखें कुछ भी है ना, कुछ भी है, चाहे वो कुछ भी है, फिट है या नहीं है, सबसे पहले उसकी स्किल देखनी चाहिए, और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 40% उसका फिटनेस लेवल देखना चाहिए। जब 40% आप उसका फिटनेस लेवल देखेंगे और उसके बाद स्किल आप साथ ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो लड़का इंप्रूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। लेकिन ये जो इन्होंने बात की है जी, सुसर को देखना चाहिए, उसको सुसर का जिंदा होना भी जरूरी है और उसका इन भी होना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि मैं आज मैंने कभी जिंदगी में नहीं बोला, आपको भी पता है, शायद 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 मेरे आज सुसर जिंदा होते
तो शायद आज मेरी टोटली क्रिकेट डिफरेंट होती। मैं आज फर्स्ट टाइम ये बोल रहा हूँ, अदरवाइज आपने देखा होगा मैंने कभी जिंदगी में नहीं ये बोला। मेरे अगर ससुर जिंदा होते तो शायद बड़ी चीज़ों में उन्होंने मेरी हेल्प करनी थी, लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला की एक इमानत है, हम सब ने जाना है अल्लाह ताला के पास। और वैसे भी दूसरी पार्ट पे देखा जाए तो आप अपने कैरियर पे पीक पे थे जब आपने शादी की। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं था कि आप बाद में आए और बिल्कुल इस तरह का सिनेरियो नहीं था। कुछ भी है जो मेरे साथ हुआ था ना, ये इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया मेरे वाले साहब ने, मेरी फैमिली ने, और उसके बाद मेरे ससुर ने मुझे सपोर्ट किया था कि उन्होंने मुझे पूछा कि तुमने ये काम किया है, मेरे फैमिली ने पूछा, मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने ये मुझे बोला था कि उमर तुम करो, तुम इंशाल्लाह ऐसे निकलोगे इन कामों में से जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। अब लास्ट नोट पे ये बता दीजिएगा, ऑब्वियसली फैन जानना चाह रहे हैं कि आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? लव मैरिज। वाह वाह वाह, ये वैसे ये उमर अकमल ने मेरा ख्याल है पहली दफा सीक्रेट रिवील किया है जी। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके मजीद आप लोगों के क्वेश्चन शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन PSL स्पोर्ट्स ऑन स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐड करने से पहले अगर आपसे वो आप बता रहे थे, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है आपके कि आपकी लव मैरिज थी, तो ज़रा वो बताइए, भाभी से कब मुलाकात हुई, कैसे मिले और घर वालों ने क्या उसमें सपोर्ट किया आपको? कोई मुश्किल तो नहीं आई शादी में? मुश्किल नहीं होता ना, हमारी ट्रेडिशन होती है कि ज़रा कई दफ़ा प्रॉब्लम आती है। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जब गया था तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ की शादी पे गया था, तो मैंने तब देखा था। आप ये कह सकते हैं कि लव प्लस मैरिज, अरेंज मैरिज हुई है। ये कह लें कि वो कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं था तो उस वक्त अपने नहीं पूछ रहे थे, जब सब कुछ आया तो सारे कह रहे थे कि भाई कर लो, तो मैंने कहा नहीं, अब नहीं करनी। नहीं तो तब मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला था कि अगर कोई है तो मुझे बता दो, तो मैंने अपने वालिद साहब को बताया, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ा डांटा था। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने कहा था कि तुम्हें वो खिलाने वाले हैं, टीम में लाने वाले वो चीफ सेलेक्टर थे तुम? चीफ सेलेक्टर हैं, तो वो मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही, वो लेजेंड है पाकिस्तान के, तो मैं कैसे उनसे ऐसे बात करूँगा। तो बस ये कह लें कि मैंने उनसे 1-2 दिन का टाइम मांगा, तो फिर जब मैंने अपनी वाइफ से बात की तो मैंने वाइफ को ये बताया कि मेरे वालिद साहब की ये नेचर है, वो एक दफ़ा आएंगे उसके बाद वो नहीं आएंगे। तो मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे भी ज़रा 1 दिन का टाइम दे दे बात कर। तो वो फिर ऐसे बात हुई, तो बस अल्लाह का शुक्र है आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने 3 बच्चे दिए हैं, और मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का उतना कम है। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला हमेशा आप खुश रखे। कल आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी, तो आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये कह लें कि जब भी कोई मौका आता है, कोई खुशी होती है, मेरी बर्थडे पे मुझे नहीं मिलता या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो मुझे नहीं मिलती, मुझे देनी पड़ती हैं, तो मैं बेगम से कहता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें आपको ही मुझे देनी पड़ती हैं, आपका भी काम है मुझे ये जो भी हो खर्चा आपका ही होना, खर्चा मेरा ही होना है। अच्छा, ये आपने एक जिक्र किया कि जब कुछ नहीं थे तो लोग नहीं करते थे, तो उसका भी बताएं। को पहले भी शायद किसी को आपने अप्रोच किया या इनकार हुआ, जो आप ये कहना चाह रहे हैं, खुल के बता दें। इरफान भाई, हम यहाँ पे क्रिकेट की बात करने आए हैं। नहीं बात हो रही है, हम कोई मूवी बनाने नहीं कोई बात नहीं, इतना जिक्र कर दे कि पहले क्या हुआ था। ऐसा नहीं, पहले कुछ भी नहीं हुआ था। आपको पता ही है कि माशाल्लाह जो हमारा कल्चर है और जो लोग होते हैं, जो स्पेशली रिश्तेदार होते हैं, वो जब लड़के के पास कुछ नहीं होता तो वो कहते हैं जी हमारी लड़की खुश नहीं रहेगी, ये है वो है, ये लड़का अनपढ़ है, ये कुछ है, हम कैसे कर लें? क्योंकि हमारे ये कह लेंगे जो हमारा कल्चर है, जो रिश्तेदार होते हैं सारे, वो इसी तरह ही होते हैं कि जैसे ही कुछ है बस भाई। ये तो इवन घर में भी होता है, बच्चा कमा रहा हो तो वही सबसे बेहतर हो जाता है। तो बस इसलिए फिर मैंने कहा कि रिश्तेदारों में नहीं लेके आनी, कोई बाहर से ले आए, वो राज कर ले। मुझे चले, अभी तो पूरा पाकिस्तान बाबर आजम की शादी का भी वेट कर रहा है, और वो भी किसी दिन उमर भाई से पूछेंगे कब वो शादी करेंगे, अगर मालूम है तो बता दें। वो भी सर मैं मौलवी मैंने उसका निकाह कराना, ये बेहतरीन हाल यही है कि देखें उसके घर वालों को पता होगा, उसको पता होगा, अल्लाह करे, चले अल्लाह करे जी जल्दी वो भी शादी करे। हाँ। और बाकी जितने भी उसके दोस्त हैं और आप लोग सब मैरिड है, तो बाबर आजम हम भी जाए उसकी शादी पे जाए। बिल्कुल, और नसीम शाह, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनके सब ओबियसली अब पूरा मीडिया जानना भी चाहता है। एक और क्वेश्चन है उमर भाई आपके लिए, बड़ी दूर से क्वेश्चन आया जी। मोहम्मद हारून ने टांग से पूछा है, केपी से। ये पूछ रहे हैं जी कि मैं बचपन से आपको क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की सलाहियत से नवाजा है, बट आप क्या रीज़न है कि अभी भी टीम में भी नहीं है और इवन PSL में भी हम आपको नहीं देख पा रहे? देखें, क्या नाम बताया था आपने भाई? मोहम्मद हारून।
सबसे पहले हारून, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे इतनी देर से फॉलो कर रहे हो कि आप इतना मुझे क्लोजली देख रहे हो कि मैं क्यों नहीं हूँ टीम में। देखो, सबसे पहले ये है कि यार देखो, मैं अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, कम बैक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं ले रहे, PSL में भी नहीं ले रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा ज़रूर मैं कम बैक करूँगा और अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल इंशाल्लाह जी, जितना भी प्लेयर पाकिस्तान का जो भी अच्छा परफॉर्म करे उसको ज़रूर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है जी, असर टवाना साहब चीचों की मलिया से आपसे पूछ रहे हैं। टवाना साहब का क्वेश्चन आपसे ये है कि आप पूरी दुनिया में खेले हैं, तो कौन सा आपका फेवरेट ग्राउंड है? ओबियसली पाकिस्तान में तो आप बहुत कम खेले हैं, शायद प्रॉब्ली 2-3 आप मुझे मैचेस डोमेस्टिक खेला हूँ मैं, डोमेस्टिक तो ओबियसली खेल नहीं था तो सबसे फेवरेट आपका? मैं बेसिकली इसलिए नाम आपको बताया कि डोमेस्टिक खेला हूँ, शायद लोगों को ये नहीं लग रहा ना कि मैं डोमेस्टिक नहीं खेला। डोमेस्टिक मैं खेल भी रहा हूँ और अपनी अवेलेबिलिटी भी शो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सिलेक्टर या कुछ लोग वो कहते हैं कि जी हमने आपको हम आपको और खेले, अभी आप और खेलें इसलिए। तो उनका क्वेश्चन ये जी कि सबसे फेवरेट वेन्यू कौन सा आपका जहां आपको खेल के बहुत मजा आता है, आप एंजॉय करते हैं? मैं अगर आपको बात बताऊं, मुझे ज्यादा मजा आता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के। यहाँ पे पाले ने पाए एक दो नहीं, एक नहीं, देखिए यहाँ पे क्रिकेट खेलने का मजा आता है। वो क्यों मजा आता है कि यहाँ पे विकेटें तेज होती है ना, तो यहाँ पे जब आप परफॉर्म करके आते हैं ना, तो फिर एशियन कंडीशन में या दूसरी जगहों पे ना आपको बहुत आसान लग रहा होता है। मे बी मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे था, तो मैंने पैड पहने हुए थे। तो नॉर्मली आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने यहाँ हेडफोन लगाए होते हैं या मैं बात शायद किसी से कर रहा होता हूँ, तो मैंने पैड पहने हुए थे। तो जब भी मैं पैड पहनता हूँ ना, मुझे हल्की हल्की नींद आना शुरू हो जाती है। तो मुझे अदरवाइज मुझे नींद नहीं आती। अच्छा। तो मैंने पैड पहने हुए थे, तो ना मेरे साथ ना सीनियर प्लेयर से, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, तो हमारा पर्थ में मैच हो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि यार उमर जान फड़ की करता मैं कहा जी जान फड़ी कि तू की अंदर जाके करना है। मैं कहा यार दुआ करो मनु जान ही ना पहला बांसर हो। तो उन्होंने इंज करके मैं देखा की मतलब, मैं कहा दुआ करो पहला बांसर हो, या मेरे तो लंघ जावे तो या मनु बच जावे। जब मैंने ये बोला ना, यकीन माने वो दोनों सीनियर प्लेयर मेरे से उठ के चले गए, कहते तू की बनना है यार, तू सानू भी डराना शुरू किया है। जो लिटरली मेरी ये थॉट होती थी कि यार बांसर हो जाते ही गुजर जाएगा तब भी आंखें खुल जाएंगी, लग जाएगा तब भी आंखें खुल जाएंगी। तो उस वक्त मुझे ये ज्यादा मजा आता है कि जरा फिर उसके बाद जरा बॉलरों पे जरा चढ़ाई करने का मजा आता है। अच्छा, ज्यादा आपको हमने देखा फास्ट बॉलर को बहुत आउटस्टैंडिंग आप खेलते रहे हैं, स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं, तो ज्यादा एंजॉय किसको खेलते हुए आपको ज्यादा मजा आता है, फास्ट बॉलर को या स्पिनर को? दोनों को मजा आता है, सिचुएशन के मुताबिक मुझे अपने आप को एडजस्ट करता हूँ। अगर जल्दी ऊपर से आउट हो जाए तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं थोड़ा सा टाइम लूँ। फिर ये होता है कि अगर अगेंस्ट टीम का कोई मेन बॉलर आ जाए, अगर उस पर मैं काउंटर अटैक करूं, उसमें मैं अगर ज़्यादातर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ हूं, क्योंकि मेरे सीनियर प्लेयर्स ने मुझे ये बताया है अगर मैं उस पर कामयाब होता हूं ना, तो दूसरी टीम वैसे ही आधी डेड हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है उज़ैर आरिफ का। आपने अपने कैरियर में बहुत सी शानदार इनिंग्स खेली हैं, आपकी फेवरेट इनिंग्स कौन सी है जो आप हमेशा याद करते हैं, इसको चेरिश करते हैं, रिकॉल जब भी करते हैं तो आपको बड़ा वो मज़ा आता है? टेस्ट मैच की, वनडे की या T20? जो आपको सबसे फेवरेट लगती है कि यार ये जो इनिंग्स थी ना, ये मैंने अपनी बेस्ट थी मेरी इनिंग्स। देखें, शायद आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन जो टेस्ट मैच की मेरी इनिंग्स थी ना, कामी भाई के साथ मेरा डेब्यू का 100 था जो, वो समझ लें कि एक तरह की वो ख्वाहिश, क्या मेरी बड़ी मुश्किल पिच थी कि कामी भाई को देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि इंग्लैंड टूर था पाकिस्तान में, जिसमें कजाफी स्टेडियम में कामी भाई ने 100 किया था। तो उस वक्त मैंने स्टैंड में बैठ के ना मैच देख रहा था। मैं क्लब से सीधा उधर गया, लोगों को नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, तो मैंने ना क्लैप किया। तो मैं ऑनेस्टली बात बताऊं कि मैंने सिर्फ ना ऐसे 2-3 दफ़ा क्लैप किया, तो उसके बाद मैंने कहा इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि लोग मेरे लिए भी क्लैप करेंगे। उसके बाद जब मैंने वो 100 किया तो मैं इतना खुश था कि जिसकी तरफ देख के जो मेरा रोल मॉडल है वो मेरे साथ क्रीज पे है, और मैंने 100 किया। मैं इतना खुशी से पागल हो रहा था कि मैं सजदा करना चाह रहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ है। तो कामी भाई मुझे बता रहे थे कि इस तरफ है, और मैंने सजदा किया और मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया, उतना कम है। और वनडे में
जो सेकंड मैच के अंदर जो आपने थर्ड मैच था हाँ जी, वो वनडे में यूनुस भाई को ऑब्वियसली आपको पता है कि उनको मैं देखता था, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त ये हमारे रोल मॉडल्स होते थे। तो उस वक्त जब मैंने 100 किया था तो यूनुस भाई की और मेरी बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी थी, तो यूनुस भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। फिर T20 में जब मैंने 50 किया था, पहला 50 अपने कैरियर का डेब्यू में, T20 का डेब्यू था, उसमें 50 किया, उसमें शाहिद भाई मेरे साथ थे, क्योंकि शाहिद भाई ऑब्वियसली आपको पता है पूरी दुनिया में यंगस्टर के वो रोल मॉडल रहे हैं। तो शाहिद भाई मेरे साथ थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया था और उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ें मुझे बताई थी। बिल्कुल जी, ये मेरे लिए 3 इनिंग्सें बहुत बड़ी थी। बिल्कुल ऐसे ही। और इवन मैं ये मानता हूँ कि जिससे पाकिस्तान जीते, चाहे वो 10 रन है 20 रन है, जिससे अब आपका कंट्री जीतता है, वो इनिंग्स हमेशा यादगार रहती है। और यही चीज़ हमारी इस करंट टीम के अंदर लैग कर रही है। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है उमर अकमल से, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। उमर भाई, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन भी हमने शामिल किए, ये तो एक सिलसिलाकार चलता रहेगा। एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ना मेरा ख्याल है डिस्कशन भी होनी चाहिए, और काफ़ी क्रिकेटर्स ने भी इस पर बात की है, लेकिन सब दबे अल्फाज में करते हैं। चले हम अपने प्लेटफॉर्म से बात करते हैं। जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं हमारे, वो कहते हैं यार ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाती है, जो रूल एंड रेगुलेशन की बात की जाती है, ये ख़राब तब हुए जब PSL आया। और PSL के आने से जो फ्रेंचाइज ओनर हैं, जब वो एक मंथ बच्चों की तरह इनको टेक केयर करते हैं प्लेयर्स को, क्योंकि आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आप PSL भी खेले हैं, पाकिस्तान को भी 10-15 साल आपने सर्व किया है। फिर उन्होंने कहा कि जो एजेंट्स हैं हर प्लेयर का, एजेंट्स का भी काम इस तरह ही है, वो अपनी PR के लिए, अपने कमीशन के चक्कर में, ओबियसली जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, कहीं भी कुछ होगा उसमें उनका शेयर होता है, तो वो अपनी अर्निंग के चक्कर में वो भी एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देते हैं, और वो इस तरह लेके चलते हैं किसी प्लेयर को कि जैसे वो किसी बच्चे को या किसी सगे रिश्तेदार को लेके चलते हैं। उससे नुकसान यह हुआ कि लड़का जो है, जो सर्टन अमाउंट कमा लेता है, उसके पास घर गाड़ी सब कुछ आ जाता है, वो कहता है यार ये पाबंदियाँ हमने PCB की ज़रूर बर्दाश्त करनी है। वो या तो उसकी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, या रिटायरमेंट की तरफ चला जाता है और उसी तरफ रहता। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये घर गाड़ियाँ ये अल्लाह ताला की देन है, उसने जितना हार्ड वर्क किया होता है अल्लाह ताला उसको उतना देता है। नहीं, उस पर नहीं है, मतलब हाँ। उसके बाद जो मैनेजर होते हैं, देखिए हमने भी मैनेजर रखे हुए हैं, ये डिपेंड करता है प्लेयर्स पे कि भाई उसने अपने मैनेजर को कैसा मैसेज कन्वे करना है। अगर तो वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है, अपनी लीग के साथ सिंसियर है, तो वो अपने मैनेजर को इस तरह का मैसेज कन्वे करता है। रही बात कि वो जो मैनेजर होता है, एजेंट का रोल थोड़ा डिफरेंट है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि रही बात वो एजेंट की कि भाई उसने अपना प्रोटोकॉल लेके चलना होता है, अपने प्लेयर्स को लेके चलना होता है। समटाइम आपको ना चाह के भी अपने एजेंट को कहना होता है कि यार इसके साथ मेरे टर्म्स अच्छे हैं, इसके साथ मेरे फैमिली टर्म्स हैं, या इस टीम के साथ मेरी, इस ऑनर के साथ मेरे इतने अच्छे टर्म्स हैं, आपने इनको तंग नहीं करना। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी होता है, ये कोई दूसरी फ्रेंचाइज होती है जिनकी तरफ से आपने फर्स्ट टाइम खेलना होता है, आपको उनकी नेचर का नहीं पता होता। कुछ फ्रेंचाइज होती हैं आपको उनकी नेचर्स का पता होता है। जैसे आप ये कह लें कि मैं CPL खेलने गया था, मैं शाहरुख खान की टीम से खेला था। उनके जो ऑनर से शाहरुख खान आपको पता है कि पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। जो उनके आगे शाहरुख खान के जो CEO थे कि पता नहीं क्या थे, उनकी नेचर बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे बोला कि यार इतने में खेल लो, नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। क्यों? मेरा पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन ये है कि ये इस तरह टेक केयर करते हैं या प्रोटोकॉल देते हैं या आपका ख्याल रखते हैं कि लड़के कुछ खराब हो जाते हैं, खराब इन वे। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं उस क्वेश्चन पे नहीं आ रहा। डिपेंड, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये PCB को चाहिए, PCB को चाहिए कि जैसे PCB ने बोला है ना कि भाई हमने इन लड़कों को ज़ाया नहीं करना। अब जिंदा मिसाल है आपके सामने शहीनशाह अफरीदी की, ठीक है, कुछ भी है, आप देखें कि वो रिकवरी के बाद वो आया, उस तरह की उसकी पेस नहीं है वो, फिर भी उसके अलावा वो कंटिन्यूस लीगों में भी जा रहा है, काउंटी में भी जा रहा है। अब PCB का यहाँ पे रोल बनता है, या उसके मैनेजर का रोल बनता है कि यार इसको मैंने अपने साथ कैसे रखना है। जाहिर सी बात है, अगर वो लड़का फिट होगा तो उसका भी घर चलता रहेगा, उसकी भी लीगों में उसका नाम वो पुट करता रहेगा कि भाई शहीनशाह मेरा प्लेयर है, मैं शहीनशाह को लेके आऊंगा। इसमें शहीन का भी रोल बनता है कि भाई मैंने अपने आप को कैसे फिट रखना है। क्या उसने
10 साल उसने क्रिकेट खेलनी है, इसी तरह कि उसने थोड़ा सा सही हो कि उसने 15 से 18 साल खेलनी है। ये डिपेंड करता है शहीन पे, और ये डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि भाई इस पे प्रॉपर वर्कआउट किया जाए और इसकी वो पेस कैसे वापस आएगी, रिकवरी करेगा। भाई आपने लीगों में नहीं जाना, ठीक है, आपको पता है आजकल क्रिकेट जितनी है, इससे पहले जो जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर नसीम अशरफ साहब, उन्होंने क्या किया था आसिफ के साथ या आमिर के साथ, शुएब भाई के साथ, कि भाई उन्होंने काउंटी में नहीं जाने दिया था। जितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनको उतने ही पैसे दे दिए थे। तो क्यों ना हम हमारे क्रिकेट बोर्ड को, मैं स्पेशली मोहसिन नकवी साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो हमारे प्लेयर्स हैं जो स्पेशली फास्ट बॉलर हैं, बैट्समैनों को वो ना रोकें। बैट्समैनों को वो जितना जाने देंगे वो उतना फायदा, और वो उतना एक्सपीरियंस लेके आएंगे और मुश्किल कंडीशन में वो डिलीवर करेंगे। फास्ट बॉलरों को वो रोक और उनको ये कहें कि भाई नहीं, आपने नहीं जाना, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ लीगों में, कोई भी हुआ, आपको हम साल की 3 लीगें दे रहे हैं, आप वो खेलें। उसके अलावा अगर आपको ऑफर आ रही है, ठीक है, अगर इंटरनेशनल ड्यूटी नहीं है, आपको ऑफर है, आपने साइन कर दिया है कि भाई आप नहीं जाओ, हम आपको उसका पे करेंगे। आपने यहां पर रह के अपनी रिकवरी करनी है, सारा कुछ करना है। स्पिनर और बैट्समैनों को ना रोकें। ये जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड की और अक्सर एंडरसन की बात एग्जांपल के तौर पे देते हैं, इस पे हम कल डिटेल में बात करेंगे। मुझे लास्टली ये बता दें क्विकली कि क्या ये जो एक बात बाहर मीडिया पे भी आती है कि एजेंट्स इतने पावरफुल होते हैं, फ्रेंचाइज ओनर भी समहाउ, कि वो किसी प्लेयर को इन्फ्लुएंस करके टीम में ला सकते हैं? ऐसा होता है हमारे सिस्टम में? अहमद शहजाद तो अक्सर इस पर बात करते हैं। देखिए मेरे सामने तो नहीं हुआ, मैं ऐसे ही आपसे बात करूं कि जी फ्रेंचाइज ओनर जो इतने स्ट्रांग हैं कि वो जी इतना फोर्स करते हैं। जैसे वो एक बात पहले आई थी ज़का अशरफ के दौर में कि एजेंट ही पूरी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आपको पता होगा, इंजी भाई का भी मामला आया था, एजेंट का नाम भी सामने आया था। देखें वो अगर आया था सामने तो वो फिर गायब कहां पे हो गया? अगर वो आया था सामने, मैं अपने पाकिस्तान मीडिया से कहता हूं कि यार अगर वो सामने आया था तो वो फिर प्रॉपर सामने आना चाहिए ना। तो जो या प्लेयरों पे भी बनता है, वो केस करता। देखें जो मर्जी है, वो जो सा मर्जी प्लेयर है, अली बेत है, चाहे जो भी है, चाहे लेजेंड है, चाहे करंट है, अगर किसी का नाम आया था, अगर उनका नाम उन्होंने गलत लिया तो उन प्लेयरों को और उन लेजेंड्स को भी चाहिए कि उस पे केस करें, कुछ भी करें कि भाई आज तुमने हमारा नाम क्यों बाहर लेके आए हो। अगर जो बंदा नाम बाहर लेके आया अगर वो सच्चा है, और पाकिस्तान मीडिया को ये चाहिए कि उसका साथ दें, उन प्लेयरों के नाम बाहर लेके आए जो पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचा। ये इवन मानना यह है कि ऑब्वियसली जब क्रिकेटर की बात करते हैं, या सबसे प्राइड की बात है, जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट से लेके अभी तक जितने भी मैटर है उसको वंस फॉर ऑल एक दफा क्लोज करना चाहिए। और अपने और उनको इरफान भाई, चाहे जस्टिस क्यूम साहब की जो भी रिपोर्ट है, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, जैसे हम चले इमरान भाई इस पर डिटेल में बात करेंगे, अभी हम क्विकली निकलते हैं जी। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।